हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, 9वीं क्लास का जो आज से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। 9th क्लास के पेपर आपके एमपी बोर्ड वालों के शुरू हो गए हैं, तो उसकी कड़ी में मैं हिंदी का पेपर आपके सामने सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूं। देखेंगे सबसे पहले बच्चों 2020-21 ये पूरा लिखा हुआ है, ये प्रारूप देख सकते हैं। ये पूरा शुरुआत करेंगे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हम बात करें बच्चों, ये देखेंगे सबसे पहले, ये देखें सबसे पहला है निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देखें मैं डायरेक्ट उत्तर बताते जा रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो जैसे इसमें है, पहला है मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे, तो इसका उत्तर होगा बच्चों साहब। क्या माने जाते थे? साहब। फिर दूसरा है श्री कृष्ण के पिता कौन थे, तो इसका उत्तर है बच्चों नंद। तीसरा है मुंह की खाना का अर्थ क्या होगा? हार मानना। चौथा है पीपर पास सरस मन डोला में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा बच्चों उपमा अलंकार। देखें आपको लिख देना है बहुत अच्छे से, मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ। फिर जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाला प्राणी कौन सा है, तो ये होता है कुत्ता। फिर बारी आई बेटा दूसरे नंबर पे उचित शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, तो ये है पहला, जैसे नानी के मन में खालिस्तान की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसमें उत्तर क्या होगा? देश की आज़ादी के प्रति। फिर वर्णों के सार्थक योग को खालिस्तान कहते क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर चौपाई छंद खालिस्तान छंद है कौन सा है, तो ये मात्रिक छंद है। फिर चौथा है मुक्ताफल का आशय, तो मुक्ताफल का आशय क्या है? मोती से है इसका आशय। फिर गद्य में व्याकरण का प्रयोग भी खालिस्तान से ग्रहण किया जा सकता है, कैसे? आसानी से ग्रहण किया जा सकता है। ये आ गया इसका उत्तर, कैसे? आसानी से। आगे देखेंगे अब हम प्रश्न तीसरा है, जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर तो देखें, जैसे इसमें है रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार का नाम, तो इनका नाम है बेटा जगदीश चंद्र माथुर। हम यहाँ अच्छे से लिख दे रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर। ये रीढ़ की हड्डी एकांकी के ये रचनाकार है कौन? जगदीश चंद्र माथुर बेटा। फिर दूसरा है ज्ञान शब्द का विलोम, तो ज्ञान शब्द का विलोम क्या होगा? अज्ञान। क्या हो जाएगा बेटा? अज्ञान। ये तो पता ही है आपको। फिर महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में बेटा 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं? 8 सर्ग होते हैं। फिर रसखान के आराध्य कौन थे, तो रसखान के आराध्य थे भगवान श्री कृष्ण। फिर है अगला, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र कौन कहलाते हैं बेटा? हिंदी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अब बारी आई सही जोड़ी की, तो चौथे का अपन देख लेंगे, मिला लेंगे सही जोड़ी। तो इसमें देखेंगे लेखिका के आगे आ जाएगा मृदुला गर्ग। लेखिका के आगे मृदुला गर्ग। इंद्र तो सुरपति, अद्भुत तो विस्मय, कबीरदास तो यहाँ आ जाएगा बीजक। फिर परसाई जी तो ये व्यंग्य लेखक, ठीक है। मिला लें आप लोग, लेखिका मृदुला गर्ग, इंद्र सुरपति, अद्भुत का विस्मय, कबीरदास का बीजक, परसाई जी के व्यंग्य लेखक। अब बारी आई सत्य सत्य की, तो सत्य सत्य में देख लें आप सत्य सत्य को कैसे करना है। तो पहला है, जैसे लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, तो ये है बेटा असत्य है। वो झगड़ालू औरत नहीं थी, ममतामयी और करुणामयी थी, ठीक है, तो वो झगड़ालू औरत नहीं थी, तो ये होगा असत्य। फिर शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते, तो ये सत्य है। तो पहले वाले का क्या होगा? असत्य होगा, दूसरे का होगा सत्य। तीसरा, रस के 6 अंग होते हैं, तो नहीं भैया, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तो ये असत्य हो जाएगा। फिर कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी, सत्य है या असत्य? तो जी हाँ, सत्य बात है। फिर गद्य काव्य कविता पूर्ण गद्य रचना होती है, तो ये असत्य होगा। तो ये होगा यहाँ पे हमारे सत्य सत्य भी फिनिश। अब बारी आती है प्रश्न उत्तरों की। ये था बेटा दो दो पर्यायवाची, तो माँ और भूमि। तो देखें यहाँ माँ का पर्यायवाची लिख दिया है जननी और माता, और भूमि का है धरा और वसुधा। धरा और वसुधा, ये है प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर। आप लोग देख सकते हैं, ये पर्यायवाची कर दिए हैं। फिर इसके बाद आया था प्रश्न क्रमांक 7वां, निम्न चारित्रिक विशेषताओं पर वाक्य बनाइए, समझदार और दयालु। तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंट लिख देना था, तो देखेंगे हम, जैसे यहाँ पहला है समझदार। समझदार पे बना दिए कि रमेश बहुत समझदार लड़का है। समझदार शब्द को लेकर के बनाना, तो ये बना दिए रमेश बहुत समझदार लड़का है। अब दयालु, तो दयालु को बना दिए गौतम बुद्ध दयालु प्रवृत्ति के संत थे। गौतम बुद्ध दयालु प्रवृत्ति के संत थे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां आ गया, वीर रस की परिभाषा या दोहा छंद। तो हमने यहाँ वीर रस आपके लिए करके दिखाए हैं, तो देखें वीर रस की ये है परिभाषा। क्या है वीर रस की परिभाषा? कि सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। क्या? सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण ये है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और इसको तैयार कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, तो इसका उत्तर है बेटा ये लिखा हुआ है, ये है प्रश्न क्रमांक 9वें का उत्तर। क्या है? ज्ञान की आंधी मनुष्य
ज्ञान की आंधी से मनुष्य मोह माया छल कपट लोभ आदि की भावना को त्याग देता है और उसका शरीर अत्यंत निर्मल हो जाता है। देख लें क्या लिखा है, ज्ञान की आंधी से मनुष्य मोह माया छल कपट लोभ आदि की भावना को त्याग देता है और उसका शरीर अत्यंत निर्मल हो जाता है। ये हो गया अगला प्रश्न। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो बेटा हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ कवि के लिए बंधन नहीं है, वह स्वाधीनता सेनानी है, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना जुर्म नहीं है। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर। अब प्रश्न क्रमांक 11वां था, क्या था 11वां? सवैया छंद किसे कहती है? अनुप्रास अलंकार। तो हमने सवैया छंद हल किए हैं। क्या है? यह एक वार्णिक छंद होता है जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें भगण एवं सगण की 7 या 8 बार आवृत्ति होती है। क्या? यह एक वार्णिक छंद होता है, इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं, इसमें भगण एवं सगण की 7 या 8 बार आवृत्ति होती है। यह हो गया प्रश्न क्रमांक 11वां। इसके बाद हम प्रश्न 12वें की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12वां है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से इस बात पर ईर्ष्या हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है। क्या रहती है कोयल? हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है। उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी काल कोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर। बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इसी प्रकार से यहाँ पे पूरा पेपर सॉल्व करा के हम देने वाले हैं। आज का पेपर थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि 2 पेपर वायरल हो गए थे, इसलिए। अब बात आती है प्रश्न क्रमांक 13वें की, कि रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते? तो कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थीं जिनकी यादें अब भी वहाँ पे हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहता है तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। यह है पूरे प्रश्न का उत्तर। क्या? कवि रसखान बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने जन्म ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थी जिनकी यादें अब भी वहाँ पे हैं। कवि इन यादों से जुड़ना चाहता है तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। ये हो गया प्रश्न क्रमांक 13वां। अब प्रश्न 14वां है, 2 निबंधकारों के नाम उनकी रचनाएं। तो देखें 2 निबंधकार पहले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनकी रचनाएं हैं। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। और इसके बाद दूसरे निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र इनकी रचनाएं हैं बुढ़ापा दांत एवं परीक्षा। ठीक है, बुढ़ापा दांत एवं परीक्षा। देखिए हमने एक एक प्रश्न का उत्तर सॉल्व कर दिए हैं। आपको अगर कोई दूसरे प्रश्न का उत्तर चाहिए तो उसको आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। हमने हर प्रश्न का आपको उत्तर एक एक करके दे दिए हैं। अब बारी आई प्रश्न क्रमांक 15 की, कि तिब्बत की महिलाओं वाला, कि तिब्बत की महिलाओं की क्या विशेषता थी? तो तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थीं, अपरिचित पर विश्वास करती थीं। ठीक है, तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थीं, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थीं, अपरिचित पर विश्वास करती थीं। प्रश्न क्रमांक 16, प्रेमचंद्र की क्या विडंबना थी? ठीक है, तो प्रेमचंद्र की विडंबना यह थी, 16वें का उत्तर देखें आप। प्रेमचंद्र की विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी, वे परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई। ठीक है, क्या है? प्रेमचंद्र की विडंबना यह थी कि उनकी आर्थिक दशा बहुत कमजोर थी, वे परिवार का भरण पोषण बड़ी कठिनाई से करते थे। उनकी स्थिति का पता, वो मतलब इतने गरीब थे तो उनकी स्थिति का पता कैसे चलता था? उनकी स्थिति का पता उनके जूते टोपी चश्मे को देखकर पता लगाया जा सकता था, है ना, पता किया जा सकता था। ये देख सकते हैं, देखकर लगाया जा सकता था। प्रश्न क्रमांक आपका 16वें का उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक जो 17वां है, 17वें में आप देखेंगे, इसमें वो अभी हम आपको बाद में कराएंगे। 18वां प्रश्न है यहाँ पे, मेरी दिनचर्या लिखनी है। तो देखें आप, दिनचर्या में 18वां प्रश्न था कि आपको अपनी दिनचर्या बतानी है। तो दिनचर्या के हिसाब से आप सुबह से रात तक की पूरी लिख दीजिए, जो भी है आपको लिखना। ये लिखे मैंने, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, सुबह की ताज़ी हवा लेने के लिए, सुबह घूमने के बाद थोड़ा सा व्यायाम करता हूँ और उसके बाद मैं रोज़ाना दूध पीता हूँ जिसमें शरीर में प्रोटीन और विटामिन की मात्रा भरपूर रहे। दूध पीने के बाद मैं रोज़ की तरह नाश्ता करके सुबह 10 बजे स्कूल के लिए निकल जाता हूँ। स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ाई करके 4 बजे शाम को घर आ जाता हूँ। फिर हाथ मुँह धोकर दोस्तों के साथ थोड़ी देर खेलने चला जाता। मतलब आपको करना ये है कि अपनी दिनचर्या लिखनी है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फिर क्या करते, फिर क्या नहीं करते। ठीक है बेटा, 17वें प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी बनानी थी, वो आपको स्वयं बनानी है, मैंने नहीं बताई आपको। ठीक है, फिर आई बारी अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 19वां, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। देख लें, ये लिखा हुआ है। महाकाव्य क्या होता है? महाकाव्य में जीवन का समग्र रूप से वर्णन किया जाता है। खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का अंकन किया जाता है। महाकाव्य विस्तृत होता है, खंड काव्य संक्षिप्त होता है। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, खंड काव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। देख सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। यहाँ पे आपको उत्तर बतलाना था तो मैंने उत्तर आपके सामने बता दिए हैं, स्पष्ट कर दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बच्चों ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो प्रश्न क्रमांक आपका
आपको अलग से कुछ करना हो अगर, तो आपको उनके उत्तर स्वयं ढूंढने पड़ेंगे। मुझे जो इजीली लगे बच्चों मैंने वो आप लोगों को दे दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर मैंने नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है, क्योंकि बहुत आसान है बेटा, आपको ढूंढ लेना है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद, तो आप बन जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 20वां आया। प्रश्न क्रमांक 20वां क्या है? ये है कोयल की चीख सुनकर कवि को क्या अंदेशा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे है कि कोयल बावली हो गई होगी, स्वाधीनता संग्राम में कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो उठी होगी, उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की ज्वाला देख ली होगी, वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। ये प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर हो गया। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 21वें की। देखें, ये प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर हो गया। फिर प्रश्न क्रमांक 21वें में कबीरदास या माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। तो देखें, कबीरदास भी है आपके सामने, माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। कबीरदास जी का लिखना हो तो कबीरदास जी का लिख दीजिएगा। इसमें सबसे पहले आप रचनाएं लिखेंगे, जैसे रचनाएं कबीरदास जी की साखी, शबद और रमैनी। फिर भाव पक्ष लिखना है, फिर कला पक्ष लिखना है, फिर साहित्य में स्थान बतलाना है, साहित्य में कौन सा स्थान है कबीरदास जी का। तो कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, कबीरदास जी का भी है इसमें और माखनलाल चतुर्वेदी का भी है। माखनलाल चतुर्वेदी देख लें, इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी। हिम किरीटनी और हिम तरंगिनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। फिर इनके भाव पक्ष देख लें, भाव पक्ष में क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में भारतीय संस्कृति, ये पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर बात ये आती है प्रश्न क्रमांक 22 की। प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर देखेंगे, यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिला ही नहीं। तो इसमें देखें, सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, पूरा दिया हुआ है, जितना लिखा है इसमें बेटा पूरा का पूरा टिप लेना है आपको। शब्दार्थ लिखना है, प्रेमी प्रेम करने वाला, फिर फेरो मतलब घूमता हूँ, हो ही मतलब हो जाता है, फिर संदर्भ लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, सखियाँ लिखना है, कवि का नाम लिखना है कबीरदास, फिर प्रसंग पूरा लिखा हुआ है, जैसा जैसा यहाँ पे लिखा है बेटा पूरा का पूरा आपको टिप देना है। ठीक है, ये है प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 23वें की। तो प्रश्न क्रमांक 23वें में क्या है, एक गद्यांश था, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। ये है गद्यांश मुझे लगता है वाला, तो ये मुझे लगता है, तो इसमें देखिए संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है। पूरा हम बोल रहे हैं आपसे बेटा, जैसा इसमें दिया हुआ है पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसको ज्यों कहते हो पूरा का पूरा इसमें टिप दें, ज्यों कहते हो पूरा का पूरा नोट कर देना है। ये हो गया हमारे प्रश्न क्रमांक 23वें का उत्तर। अब आई प्रश्न क्रमांक 24 पर, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। तो ये देखिए मुंशी प्रेमचंद्र का जीवन परिचय, यहाँ पे उनकी रचनाएं हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रंगभूमि, सेवा सदन। ठीक है, फिर भाषा लिखी हुई है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम वह रूप जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर हरिशंकर परसाई का पूरा, आपको कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा टिप देना है, जो भी एक करना हो आपको। फिर इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 25वां, जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। तो ये लिखी है जीवनी आत्मकथा में अंतर। जीवनी क्या होती है, किसी महापुरुष के जीवन पर लिखी जाती है, आत्मकथा लेखक के स्वयं के जीवन पर लिखी जाती है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है। जीवनी में लेखक तथस्थ होता है और आत्मकथा में व्यक्तिगत झलक दिख जाती है। ठीक है, देख लें आप, पूरा लिखा हुआ है, जितना भी है दिया हुआ सब कुछ। अब आई प्रश्न क्रमांक 26 पर, प्राचार्य को अवकाश हेतु 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखना है, आवेदन पत्र, ये पूरा लिखा हुआ है। देख लें इसका पूरा प्रारूप, जहाँ जहाँ ये डैश 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 बने हुए हैं, यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है और अपने शहर का नाम लिखना है बेटा। ठीक है, और नीचे यहाँ देखें आता है मुझे दिनांक इतने से इतने तक, तो यहाँ पे आप आज की डेट डाल देंगे, और यहाँ पे नाम में नीचे जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप अपना नाम, कक्षा और आज की डेट डाल देंगे। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक अपने 27 की बारी आती है। 27वें में यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश आ गया है, ठीक है, जो कि आपके पुस्तक से हटके है थोड़ा, एकल परिवारों के चलन वाला। तो इसमें आप देख लें पूरा लिखा हुआ है, इसको पूरा का पूरा ज्यों कहते हो आपको नोट कर देना है अपनी आंसर शीट में। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। फिर प्रश्न क्रमांक 28वां आया, आखिरी प्रश्न, जो था आपका निबंध रचना। तो यहाँ पे हमने समाचार पत्रों का महत्व के बारे में एक निबंध बता दिए हैं आपको। देखें आप, इसमें प्रस्तावना लिखी हुई है, फिर जन्म तथा विकास लिखा है, फिर समाचार पत्रों के प्रकार लिखे हैं, समाचार पत्रों की आवश्यकता लिखी हुई है। देखें आपको, अगर हमने यहाँ पे आपके लिए समाचार पत्र वाला जो मुझे ईजिली मिल गया था, मैंने वो आपके लिए दे दिए। आपको कोई और भी अच्छा निबंध आपको मिल जाता है तो वहाँ से आप अपने निबंध को लिख सकते हैं। विज्ञान के चमत्कार लिखना हो तो विज्ञान के चमत्कार लिख दीजिए, जो भी निबंध आपको अच्छा लगे वो आप अपना निबंध लिख सकते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक 28वां। ये 28वें में क्या है बेटा, निबंध रचना के लिए है। और फिर इसके बाद आएगा रूपरेखा वाला, तो रूपरेखा का भी वर्णन हमने यहाँ पे कर दिए हैं। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो पूरा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी भी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ये देख लें हमारे 28वें का बा वाला पोर्शन चल रहा है, रूपरेखा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को आज का पेपर क्लियर हो गया होगा। माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी देरी हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगले पेपर में कल लेकर के हाजिर हो जाऊँगा मैं। आपका मैथमेटिक्स का पेपर कल सुबह आपको 11 बजे मैथमेटिक्स का पूरा पेपर सॉल्व करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय।